तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। जी हाँ दोस्त, इसी केमिकल रिएक्शन से आज क्या है कि 20 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए हैं इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो एग्जाम होगी ना दोस्त, उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्त क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। ये सेट जो चलेगा आज 23 यानी 23वां सेट है। चलिए क्या करते हैं कि आज इसके साथ ही आपका जो है स्कोर कार्ड भी आया है, तो जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। तो आज हम ये स्कोर कार्ड भी देखेंगे कि किसने साइंस में अपना जलवा दिखाया है। तो आज क्या करेंगे दोस्त कि उल्टा करते हैं। आज क्या कि आज सबसे पहले स्कोर कार्ड न देख करके हम 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं उसे देखते हैं। लास्ट में क्या करते हैं कि ये स्कोर कार्ड हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं उसको देखते हैं, फिर हम स्कोर कार्ड देख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जी हाँ, इसमें कौन है जो उष्माशोषी का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पूछ देगा, उष्माक्षेपी भी पूछ देगा। उष्माशोषी में ध्यान रखिएगा, उष्मा क्या होता है कि कंज्यूम होता है रासायनिक अभिक्रिया में, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि उष्मा उसमें निकलता है। तो निकलना, उष्मा निकलना मतलब उष्माक्षेपी हो गया, और उष्मा जहां जरूरत पड़ रहा है अभिक्रिया के लिए उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया पूछा जा रहा है आपसे। उष्माक्षेपी भी पूछा जा सकता है, ये उष्माशोषी है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। एनटीपीसी और जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन है कौन नहीं है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर आपको क्या कह रहा है कि पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, क्या यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें कि फेरस सल्फेट का अपघटन होना, क्या यह है। या थर्ड नंबर आपको कह रहा है क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण होना, क्या यह है। या चौथा दे दिया है कि प्राकृतिक गैस का जलना, क्या है। तो दोस्त गैस जलेगा तो ये तो उष्मा निकलेगा, तो उष्माक्षेपी हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी क्या होता है ना, आपको हम बता देते हैं कि उष्माशोषी होता क्या है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कोई तरल पदार्थ जब ठोस पदार्थ में कन्वर्ट होता है तो उसमें उष्माशोषी होता है, उसमें उष्मा की जरूरत पड़ता है उसको जमने के लिए, ठीक है। सॉलिड अवस्था में जाने के लिए उसे अंदर की जो होती है एनर्जी जरूरत पड़ती है, तो उष्माशोषी होती है, वो बाहर से एनर्जी कंज्यूम करता है। ध्यान रखिएगा, तो ये तो जलना हो गया, जलेगा तो उष्मा निकलेगा। अब ध्यान रखिए, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फेरस सल्फेट का अपघटन होना, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का अपघटन होना क्या है आपका कि उष्माशोषी अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको ये पूछा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आपको दे देगा कि जिस रसायन, मतलब ये समझ लीजिए कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये पूछा गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो कौन सी अभिक्रिया अपघटित होगी इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ही, लेकिन वह कौन सी अभिक्रिया होगी ये बताना है हमें, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें, ऑप्शन दे दिया आपको कि योगात्मक जो है अभिक्रिया होता है, क्या ये होता है एडिशनल जो है रिएक्शन, क्या ये होता है। या दूसरा आपको दे दिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, या तीसरा दहन अभिक्रिया होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि अपघटन अभिक्रिया होता है। दोस्त क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो वो जलने की क्रिया ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा, दहन। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको कह रहा है कि सीमेंट तथा जल के मध्य यानी जल के बीच जो रासायनिक क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, सीमेंट और जल के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे क्या कहेंगे। एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएसई मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे में पोस्ट होता है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग भी गांव में या कहीं भी देखे जरूर होइएगा कि क्या होता है, सीमेंट में अगर पानी रख देता है तो रखने के बाद क्या होता है कि लुगदी बन जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गीला टाइप का हो जाता है। उसके बाद कुछ देर अगर छोड़ दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो वो क्या होता है कि जम जाता है, जम जाता है। तो वो प्रक्रिया जो होती है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है इसमें, यही इसमें पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर पहला क्या कहता है कि जलीकरण कहलाता है, या दूसरा कर दे दिया है कि क्लोरीकरण कहलाता है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया कि निस्तापन कहलाता है, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो सीमेंट में जब भी हम पानी रखेंगे कुछ देर छोड़ देंगे, उसके बाद क्या होता है कि जम जाता है, और जमने के बाद क्या होता है कि आपका जो प्रक्रिया होता है, यही फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जलीकरण। समझ लीजिए इस चीज को, आपको हम बता देते हैं कि सीमेंट में क्या होता है, पानी जैसे ही डालिएगा उससे एनर्जी निकलती है, गर्म हो जाता है सीमेंट में जैसे ही पानी डालिएगा। ध्यान रखे होइएगा, देखे होइएगा कभी, तो ये चीजें होता है। कितना अब उसमें से गर्मी निकलता है, कहने का मतलब उष्मा निकलता है, तो उष्मा को कैलोरी में मापते हैं, तो कैलोरी मतलब कि कितना उष्मा उसमें से निकलता है ये जान लीजिए। तो जान लीजिए एक चीज कि सीमेंट में अगर पानी रखते हैं तो उसमें 120 कैलोरी प्रति ग्राम निकलता है। ध्यान रखिएगा, उष्मा उससे जो निकलता है सो पानी डालने के बाद जो होता है सो, तो जलीकरण में वही होता है ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। जी हाँ, ये कौन डिसाइड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। जब भी आप या कोई भी रिएक्शन कराता है, रासायनिक अभिक्रिया कराता है, तो किसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में इसमें कहता है कि आकार में परिवर्तन, क्या आकार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तब हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। या सेकेंड नंबर कहता है गैस की उत्पत्ति, क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी। या तीसरा कहता है रंग में परिवर्तन, और चौथा इसमें कह रहा है आपको कि अवस्था में परिवर्तन, स्टेज में परिवर्तन क्या होता है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना दोस्त, उसके आकार में परिवर्तन जरूर होगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके आकार में। देखिए गैस की उत्पत्ति भी होती है रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो, जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में रंग की परिवर्तन हो, जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। लेकिन ध्यान रखिएगा हर रासायनिक अभिक्रिया में आपका जो है आकार में परिवर्तन होता है। अब एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बन रहा है, तो दूध जो है क्या है कि एक लिक्विड आकार में था, उसका आकार कुछ और रहता है, दही बन जाता है, उसका बाद आकार उसका अलग हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसके साइज में क्या होता है, आकार में एक परिवर्तन होता है। या दूसरे तरीका से मान लीजिए ना कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती हवा की उपस्थिति में जल रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा मान लीजिए आपको बता दें, पेड़ पौधे में छोटे छोटे पत्तियां होती है, वो कब वृद्धि करती है, जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन उसके अंदर बनता है, सारे पौधे में जाता है भोजन, तब सभी लोग भोजन, सभी पेड़ पौधे अपने भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका आकार में परिवर्तन होना शुरू होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दोस्त क्या होता है, ये आकार में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिल करके क्या करते हैं कि लवण और जल का निर्माण कराते हैं, वो क्या कहलाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या करेगा, जल और लवण का निर्माण करेगा, तो वो क्या कहलाएगा। ध्यान रखिए, पहला नंबर कहता है आपको कि उदासीकरण कहलाएगा, दूसरा नंबर आपको कहता है कि विद्युत अपघटन कहलाएगा, या तीसरा ऑप्शन कहता है कि आशवन कहलाएगा, या चौथा कहता है हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। एक चीज हम आपको बताते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और लवण और जल का निर्माण करेगा, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो होगा वो उदासीन अभिक्रिया होगा। ध्यान रखिएगा, उदासीन अभिक्रिया। या आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसको ऊपर डाल देगा क्वेश्चन में कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको इसमें दे देगा कि जल बनता है, जल लवण बनता है, या सिर्फ जल बनता है, या लवण बनता है, या कौन, तो जल और लवण दोनों बनेगा, तभी क्या होगा कि उदासीकरण अभिक्रिया होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को भी आंसर को भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में एक अम्ल या क्षार विलय करने से क्या होता है कि करने को किस नाम से जानते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि पानी में अम्ल या क्षार क्या होता है कि मिला दिया जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। ऑप्शन कहता है कि अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या दूसरा दे दिया आपको कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या तीसरा कहता है कि उदासीन का अभिक्रिया, चौथा आपको कह रहा है इसमें कि उष्माशोषी अभिक्रिया, किस नाम से जानते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जब भी पानी में अम्ल या क्षार का विलय करेगा
तब दोस्त उसे उष्माक्षेपी के नाम से जाना जाएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में पूछ दिया उससे क्या, लेकिन है इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई छात्र, कोई एक स्टूडेंट है, क्या किया कि दूध में नींबू लेकर के जो है उसको रस गार दिया दूध में, तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? जी हाँ, पूछा गया है दूध में अगर हम नींबू निचोड़ देते हैं तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी, यही पूछा जा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि क्या उसमें विस्थापन की अभिक्रिया होगी, क्या ये हो सकता है? या दूसरा कहता है कि जल अपघटन की क्रिया हो सकती है, या तीसरा नंबर अपक्षेपण अभिक्रिया दे दिया है, या चौथा दे दिया है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता दिए हैं कि जब भी जल में क्या है कि नींबू डाला, नींबू क्या है? अम्ल है। अम्ल को क्या कर रहा है कि दूध में डाल रहा है ना, तो दूध में डालने से क्या होता है कि अपक्षेपण अभिक्रिया होता है। उसका अपक्षेप, क्रीम क्या होता है, दूध फट जाएगा, फटने के बाद उसका क्रीम और पानी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपक्षेप उसका प्राप्त हो जाएगा, क्रीम का अपक्षेप, तो वो अपक्षेपण की अभिक्रिया में आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक समझने का तरीका है ये इस तरह से कि दूध फट जाता है, अपक्षेप प्राप्त होता है, तो अपक्षेपण अभिक्रिया है, लेकिन तरीका अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि तापन द्वारा, ठीक है, तापन द्वारा की जाने वाली जो है अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, तापन द्वारा, अगर ताप के द्वारा अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑप्शन नंबर पहला देखिए। पहला कहता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, क्या ये हो सकता है? या दूसरा आपको दे दिया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, या चौथा आपको दे दिया है कि प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। दोस्त होगा क्या जब तापन द्वारा जो है रासायनिक अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उष्मीय अपघटन। क्योंकि उष्मीय अपघटन इसलिए होगा ना दोस्त, क्योंकि ताप यानी उष्मा में अपघटित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ताप में अभिक्रिया हो रहा है तो उष्मा में अपघटित हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर होगा। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्त, इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खाबो सोडा जिसको कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्त अगर याद है तो आप ऐसे चुटकी में ऑप्शन को करेक्ट मार सकते हैं इसमें। ध्यान रखिए, इससे पिछले वाले क्लास में भी हम आपको बता दिए थे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो अगर आपको याद है तो मार सकते हैं। ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता क्या है। दोस्त बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ध्यान रखिएगा, NaHCO3 होता है। तो इसमें ऑप्शन में किसमें है? ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। देख लीजिए, सेकेंड नंबर में NaCO3 है। तो ये बेकिंग सोडा का निर्माण यहीं पे हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है कि इसी को पकड़ लिया, और किसी में तो नहीं ना है, इसलिए ये मेरा क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसमें जो है अभिक्रिया में जो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा ये हमको चयन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। जब भी कोई जलता है तो वो ऑक्सीजन में ही जलता है, और ऑक्सीजन में जलेगा तो क्या होगा? पहले तो जान लीजिए कि अभिक्रिया देख लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जला रहा है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो Mg+O करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुटता है अभिक्रिया में तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं, और जब ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है, तो उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है कि जुट रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ये सब पढ़ा रखे हैं पिछले वाले क्लास में, फिर भी इसमें रिएक्शन अगर पढ़ना है हमें तो रिएक्शन से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अपक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की डैश है, क्या है ये बताना है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको इसमें कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो दोस्त ध्यान देना है, रेडॉक्स अभिक्रिया है कि कौन है। दूसरा नंबर आपको कहता है कि संयोजन अभिक्रिया है, या तीसरा कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या तीसरा कहता है अपघटन अभिक्रिया है। दोस्त है क्या? एक अपक्षेपण अभिक्रिया जो है तो आप ध्यान रखिएगा कि अपक्षेपण अभिक्रिया जो है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, जब अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान जब होता है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चीज में क्या होगा कि आयन का आदान प्रदान होगा, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दी गई एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये इसमें हमें बताना है। किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। जी हाँ, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको इसमें कह दिया है कि क्या दे दिया है कि रिडक्शन अभिक्रिया से बनी हुई है ये रासायनिक अभिक्रिया, या दूसरा आपको कहता है कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, या तीसरा कहता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या चौथा आपको इसमें दे दिया कि विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्त है क्या? तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम जो है क्या करता है कि फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो है फेरस को अलग कर देता है। ध्यान रखिए, तो ये क्या कर रहा है कि अपना स्थान दूसरे के स्थान पे जाकर ले रहा है। तो ये एक को प्रतिस्थापित कर देता है, किसको? ऑक्सीजन को हटा देता है और खुद जो है जाकर के वहां पे फेरस को हटा देता है और एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन के जाकर के साथ जो है मिल जाता है। तो अपना फेरस का स्थान जो क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पे जाकर के ये खुद स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है कि दूसरे का स्थान हटा करके उसका खुद स्थान उस जगह पे जाके ग्रहण कर ले तो उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं। जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम आपको पहले ही बता दिए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होता है। बताया था ना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पूछा भी गया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है ना, वो अम्ल क्षार जब आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है? लवण और जल बनता है। तो वो क्या होता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि लवण और जल कौन है, वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस सारे ऑप्शन में ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लवण और जल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला आक्षेप डैश होता है। किस तरह का आक्षेप बनता है ये बताना है। ध्यान रखिए, किसको किस में मिलाया जाता है? लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले तो रिएक्शन देख लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं। ऑप्शन तो हम आपको बता ही देंगे, नहीं तो चलिए ऑप्शन बता देते हैं फिर रिएक्शन बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। पीले रंग का लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन जान लीजिए कि पोटेशियम लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है। PbNO3 के जब पोटेशियम आयोडाइड Ki2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? हमें जो है बनेगा, क्या बनेगा? ध्यान रखिए, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नहीं, लेड आयोडाइड बन रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये बनता है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है मेरा क्या था कि वो रंग में जो है आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो पीले रंग का होता है उसमें लेड आयोडाइड आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि अभिकारकों के बीच क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? जी हाँ, जब आयनों का आदान प्रदान होता है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो आयन का आदान प्रदान करता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, बताए थे ना। तो यही मेरा जो है फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही है कि आयनों का जब आदान प्रदान हो तो वो क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिन क्लोराइड बनता है, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मेथेन गैस से क्लोरीन का अभिक्रिया कराया जाता है, तो वह किस प्रकार की जो है अभिक्रिया होती है? तो चलिए पहले तो आप क्या ध्यान रखिए कि हम पहले आपको अभिक्रिया बता देते हैं कि क्या अभिक्रिया होता है। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या आएगा? CH3 × Cl और जो है क्या आ जाएगा आपका? देख लीजिए अभिक्रिया करने पे ये HCl आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बनता है मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके। ठीक है, मेथाइल क्लोराइड और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये अभिक्रिया एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया ना, तो क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन उसके जगह पे चला गया और हाइड्रोजन भी दूसरे के जगह पे चला गया एक क्लोरीन को हटा करके। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ जो प्रबलता से अभिक्रिया करता है। अनबुझा चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना है, और उसको पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। समझ लीजिए इस चीज को कि जल रहा है, जला हुआ चूना है, उसको पानी डालते ही बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमें अब जानना है कि किस तरह का जो है इसमें अभिक्रिया होता है। तो ध्यान रखिए, अपक्षेपी अभिक्रिया होता है। ये सेकेंड फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब क्योंकि क्या है कि वो क्या है ना कि जला हुआ चूना जो है अनबुझा चुना हुआ है, तो जल रहा है, बुझा नहीं है, लेकिन पानी डालेंगे, पानी डालते हैं उसमें से उष्मा निकलता है, तो उष्मा निकलता है तो ये क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन अगर जानना है आपको केमिकल रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा बुझे हुए चूने का जो है, अनबुझा चूना का जो है, आपको बिना बुझा हुआ जो चूना होता है जिसको अनबुझा चूना कहते हैं, उसका सूत्र ही होता है CaO होता है। जब इसको क्या करते हैं, इस पे जल डाल देते हैं, H2O डालते हैं, तो हमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है। तो CaO जो हो गया आपका क्या हो गया कि अबुझा हुआ चूना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो बना वो बूझ करके बना, तो उस पे जल डाल, इस पे जल डाल देती है तो वो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी आपको सूत्र ही पूछ देगा कि बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है या अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, तो उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ होता है। ध्यान रखिए, उत्प्रेरक कहने का मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसी को क्या कहते हैं कि उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, अभिक्रिया को कम कर सकता है या ज्यादा कर देता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्या करता है कि तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा मुख्य उत्पाद इसमें से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें से कौन सा चीज प्राप्त होगा। आपको इससे पहले ही रिएक्शन बता दिए, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, अबुझा हुआ चूना, और क्या कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। देखिए दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन पूछे जाने की तरीका है ये चीजें, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं दोस्त घुमा करके। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि एक छात्र ने क्या किया कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है अभिक्रिया कराई। किसकी किसकी अभिक्रिया कराई, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराई। तो कहता है कि इनमें से किस गैस का उसमें जो है उत्पादन होगा। जिंक सल्फेट तो बनेगा ही, साथ में इसमें से कौन सा गैस का निर्माण होगा। ये तो ध्यान रखिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन आता है कराने, तो ऐसे चुटकी में बना करके तुरंत जो है ऑप्शन टिक मार सकते हैं। तो पहले ध्यान रखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। जिंक होता है Zn होता है, और अभिक्रिया करा दीजिए किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2SO4 से अभिक्रिया कराइए। तो H2SO4 से क्रिया कराइएगा तो H2 जो है अलग होगा, जिंक सल्फेट जो है एक साथ हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस अभी आता। कौन सी गैस का निर्माण किया, हाइड्रोजन गैस का। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्त ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ये है अपना स्कोर कार्ड। ठीक है, जिसने टेस्ट दिया है परसेंटेज देख लीजिए, आज 95 तक के जा चुके हैं लोग, और इधर उनका नाम है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है नाम ले लेते हैं कि कौन कौन है जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आज लेकर के आए हैं। चलिए 95% में 2 लोग शामिल है, मात्र आज 2 लोग हैं, वो भी टक्कर में है। कौन है, एक तो अमित है जो मसूरी से है, एक शिशु प्रिया है जो 95% यानी 20 में 19 नंबर लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम बताते हैं चलिए कि 90% जो लेकर के आए हैं उनका नाम फटाफट हम लेते चलते हैं। तो पहला आप देख लीजिए 90% में जो है पहले नंबर पे कौन है, ब्रिजेश कुमार। ठीक है, उसके बाद रोविन है जो भागलपुर से है, उसके बाद संजय कुमार यादव जो है प्रयागराज से है आपका 90% में। उसके बाद आते हैं हम लोग 80% में। ठीक है, कि 80% किस किस ने लाया है, तो एक ध्यान रखिए, दे दिया 80% में पहला नंबर अंकित पाल है, दूसरा अंकित ही है जो जबलपुर से है, हाँ जबलपुर से ही है। उसके बाद जो है राम लखन पंडित जो देवघर यानी कि झारखंड से, ये 75 नंबर में पहले नंबर पे है। 75% वाले का नाम ले लेते हैं फटाफट जो है।
75% पे आपको बता ही दिए कि राम लखन प्रदीप जो देवघर से नंबर 1 पे है 75% में। दूसरे नंबर पे है रंजीत जो कहां है, दाऊदनगर यानी कि बिहार से है। उसके बाद आपको रेहान जो पूर्णिया से है, क्या है कि ये 70% में है। राहुल जो पूर्णिया से है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, 70% वाले का फटाफट नाम ले लेते हैं। तो दोस्त 70% में आपका रेहान पूर्णिया से हुई है गया फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे देख लीजिए कि रोहित यादव जो औरंगाबाद से 70% में है। उसके बाद जो है अवधेश कुमार जो मुरादाबाद से है, यूपी में पड़ता है। उसका मुरेंद्र वर्मा जिला बदायूं से है, ये दोस्त मेरे जो है यूपी से ही है, 70% में ही है। उसके बाद मनीष भाई पटना से है, ये 70% में है आज। उसके बाद पवन क्या है आपका, चंद्रवंशी, ठीक है। कहां से हो ये पता नहीं है, शायद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए होंगे इसलिए लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं। दोस्त नेक्स्ट टाइम से लोकेशन मेंशन कीजिएगा। अच्छा, नीचे नाम दे दिया है पवन का, ठीक है। पवन चंद्रवंशी यानी कि बिहार से जहानाबाद से ही है दोस्त, 2 बार दिए हो आप। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं, दे दिया है कि गुड्डू यादव जो सारण बिहार से 70% में है। उसके बाद सीधा कुमार दे दिया है, ये कुमार है कौन पता नहीं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्त कहां, तो 65% वाले का नाम ले लेते हैं फटाफट। 65% में जो है नंबर 1 पे आती है वो महिमा सागर है, जो पटना से है, रेगुलर टेस्ट देती रहती है 65% में। उसके बाद जयंता जो वेस्ट बंगाल से है आपका, ठीक है, वो भी क्या है कि आपका 65% में। उसके बाद आपको रघुनाथ कनौज से, ये भी 65% पे है। उसके बाद राम, हाँ उसका बम है, अच्छा बम भाई है, बम भाई ये भी क्या है कि आपका लखीसराय से है, 65% पे है। उसके बाद देवेंद्र सिंह है, ठीक है, ये भी क्या है कि आपका 65% पे है, नैनपुर से है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद चलिए पंकज कुमार है, ये है क्या है कि कुदरमा से है, ठीक है, ये भी क्या है कि 65% में है। एक पंकज कुमार लड़का है, ठीक है, आपको हम बताते हैं। एक क्या है कि पंकज कुमार लड़का है, वो टेस्ट देता नहीं है और कमेंट में हमेशा क्या करता है कि 16/20 19/20 ऐसे करके जो है लिखता रहता है। तो पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट वेस्ट देता नहीं है वैसे। शायद मुझे लगता है कि यही है पंकज भाई जो है शायद आ गए हैं। चलिए उसके बाद आपको हम बताते हैं कि लखन मीना, ठीक है, ये भी है क्या है कि 65% पे है। चलिए फटाफट और ले लेते हैं नाम, 65% पे। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं लखन मीना के बाद जो है अंकित पाल जो वेस्ट बंगाल से है, नहीं अंकित जो है वेस्ट चंपारण से है। एक तो ईस्ट चंपारण से भी देते हैं, एक ये वेस्ट चंपारण से है, नए लड़के हैं शायद, 65% है। उसके बाद दिलीप भाई है, ये कहां से ये पता नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं कि फटाफट जो है 60% वाले का नाम हम आपको ले लेते हैं जल्दी से। 60% में जो लोग हैं शामिल उसे, मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से है, ये क्या है कि आपका 60% पे है। शिवम वर्मा जो अयोध्या से है, ये क्या है कि आपका जो है 60% पे है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये हरे राम कुमार ईस्ट चंपारण, बोले ना कि ईस्ट चंपारण से भी देते हैं, एक तो वेस्ट चंपारण से देती है, एक ईस्ट चंपारण से हरे राम कुमार, हाँ ये नाम याद आ गया मुझे। उसके बाद अनिल कुमार सरोज जो है मुंबई से है, ये भी क्या है कि 60% पे है। उसके बाद सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से है, ये भी 60%। दीक्षित कुमार ये कहां से है ये पता नहीं, लोकेशन मेंशन नहीं किए, एक शायद दीक्षित ऊपर भी चला गया है, ये 2 बार दे दिया शायद। उसके बाद जो है पवन कुमार जो कहा हनुमानगढ़ से है। उसके बाद जो है दे दिया है क्या, जसवीर दे दिया, जसवीर कुमार सिंह जो है, ये GZP लिखता है, पता नहीं कहाँ है कहाँ से नहीं है दोस्त। उसका सिंतु भाई जो गया से है, ये क्या है कि 55% पे है, ठीक है। तो चलिए 55% वाले का फटाफट जो है नाम ले लेते हैं, दुखी ना होना है। सिंतु भाई जो 55% पे सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद नीलेश झा, ठीक है, ललितपुर यूपी से है। उसके बाद जय अजीत कुमार जो सिवान बिहार से है, 55% पे है। उसके बाद परवीन वर्मा जो है आपका दे दिया 55% पे है। उसका संतोष कुमार मसूरी से है, ये भी 55% पे है। अभी दे दिया है, अभी कहां से है, ये सहारनपुर से है ये, ठीक है, ये भी क्या है कि 55% पे है। उसके बाद अमित यादव भी क्या है कि भागलपुर से है, ये 55% पे है, ठीक है। तो दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है। तो इतने सारे लोग हैं जो टेस्ट में भाग लिए हैं, ठीक है। जिन लोगों का नाम नहीं लिए हैं प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको ये स्कोर कार्ड भेज देंगे। जो लोग नए हैं और जो टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप टेस्ट दीजिए, स्कोर कार्ड हम लेकर के आएंगे और बताएंगे कि आपने कितना नंबर लेकर के आया है, ठीक है। चलिए जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए
ताकि वो भी आपकी मदद से क्या कर सके कि पढ़ सके या प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, क्योंकि हम डेली लेकर के आते हैं, डेली मेहनत करते हैं आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने में और खोज करके लाते हैं, काफी मेहनत लगता है दोस्त। तो एक सब्सक्राइब बनता ही है इसके लिए, और ये तो आपके बेनिफिट के लिए है, इसलिए क्या कीजिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।